हेलो, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। हम लोग कल के वीडियो में बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए भारतेंदु युग की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसके बाद के युग की चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में आधुनिक काव्य हमारे पाठ्यक्रम में है। आधुनिक काव्य को पूरे कई छोटे छोटे उपभेदों में बांटा गया है, इस पर हम बात कर चुके हैं। आधुनिक काल का पहला उपभेद भारतेंदु युग है। उसकी विशेषताएं, खासियत क्या क्या है, कौन प्रमुख कवि है, इन पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम उसके बाद के युग द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग की विशेषताओं को पढ़ते समय हमें बार बार भारतेंदु युग की तरफ जाना पड़ेगा। इससे हमें एक फायदा भी है, दोनों युगों की तुलना भी हो जाएगी और दोनों युगों की विशेषताएं हमें अलग अलग याद भी रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता भारतेंदु युग में क्या थी? गद्य के लिए खड़ी बोली की स्वीकृति। लेकिन द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम लिखेंगे साहित्य के सभी रूपों के लिए खड़ी बोली की स्वीकृति। भारतेंदु युग में जहां ब्रज भाषा को कविताओं के लिए अधिक उपयुक्त माना गया, रचनाएं तो खड़ी बोली में भी हुई है। कविवर दो भागों में बट गए। अयोध्या प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और सरदाराम फिल्लौरी, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली की तरफदारी की। तो भारतेंदु, जगमोहन ठाकुर और अन्य कुछ कवि बार बार मानते थे सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर की खड़ी बोली में एक खड़ापन है, रफनेस है, काव्य के लिए वो कम उचित है। एक मिनट पानी पी लो। नया नया शुरू किया है, बहुत दिनों बाद। तो वो कवि मानते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न और स्वयं भारतेंदु भी। हालांकि भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। उनकी काव्य पंक्तियां भी है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। इसके बावजूद उनका झुकाव ब्रजभाषा की तरफ। लेकिन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ये युग है, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, अलग अलग कवियों को प्रेरित किया और खड़ी बोली को काव्य की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में, गद्य और पद्य की सभी भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगे हाथों हम सरस्वती पत्रिका पर भी बात कर ले। 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। शुरू के 2 साल बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। द्विवेदी जी रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ करके 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादकत्व का भार संभालते हैं और उसके बाद इस पत्रिका ने 2-3 बातों को छोड़कर, जैसे निराला की जूही की कली की बात करूं, उसको इन्होंने नहीं छापा। कुछ एक और ऐसी चीजों को छोड़ दूं तो साहित्य का चहुमुखी विकास करने में, साहित्य को जनता तक पहुंचाने में और युवा कथाकारों को, युवा साहित्यकारों को भाषा की गंभीरता से अवगत कराने में बहुत बड़ा योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका के माध्यम से रहा। देखिए, इनके नाम पर वो युग है, लेकिन वो उस युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार नहीं थे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त हैं। जैसे भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भारतेंदु हैं और उनके नाम में युग है। यहाँ पर द्विवेदी जी के नाम पर युग तो है, लेकिन द्विवेदी जी सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं थे। हाँ, ये कह सकते कि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कवियों की एक जमात पैदा की।
तो इतनी बातें कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से हमने सीखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में हिंदी को एक बहुत प्रतिभाशाली, जागरूक, राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त मिले। मैथिली शरण गुप्त के अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और त्रिशूल उपनाम से लिखने वाले ये लोग इस द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे। पहली खासियत यही बताई मैंने कि खड़ी बोली का काव्य के सभी रूपों में स्वीकरण। अब कुछ विशेषताएं भारतेंदु युग की अभी और निकल के आएंगी। एक विशेषता द्विवेदी युग की है कि भाषा का मानकीकरण। तो भारतेंदु युग में भाषा का मनमाना प्रयोग। भारतेंदु युग में चूंकि हिंदी साहित्य के लिए खड़ी बोली पहली बार आई थी और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में गाढ़ सादातासी का एग्जाम्पल देकर मैं समझा चुकी हूँ कि जब कोई चीज नई नई आती है तो उसमें कई कमियां होती है। कालांतर में बाद के कवि साहित्यकार उसकी कमियां दूर करते हैं। जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो उस समय एक उजट सा बड़ा सा बेढब सा डब्बा था वो, और उसमें आविष्कार होते 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 आज देखिए हमारे पास मोबाइल फोन है। उसमें पहले एक सिम थी, डबल सिम, मल्टी सिम, टॉर्च और म्यूजिक, और अब तो वो एक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी सुविधाएं आपके पास है। कितनी सारी और चीजें, टॉर्च, कैमरा, स्कैनर, पता नहीं किस किस चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति एक मोबाइल ने कर दी। तो हम अगर ये कहें कि ग्राहम बेल ने कुछ नहीं किया तो ये गलत है कि उन्होंने आविष्कार किया तब तो आगे पहुंचे, और यूं कहें कि वही रह जाना था तो फिर जैसे जो बच्चे विकसित नहीं हो पाते। पाव मूवी देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन की, उनके पेरेंट्स की कितनी दिक्कतें होती हैं। तो न सिर्फ किसी चीज का दुनिया में प्रादुर्भाव होना इम्पोर्टेंट है बल्कि उसका उत्तरोत्तर विकास होना भी जरूरी है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आगे आने वाले साहित्य इतिहासकारों ने तब्दीलियां की, उसकी कमियां दूर की, उनमें प्रश्नों के निराकरण किए, लेकिन पहले वालों को तो श्रेय देना ही पड़ेगा कि वो लेकर आए तो उसकी कमियां दूर हुई। ठीक इसी तरह से भारतेंदु युग में खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ तो हुआ, लेकिन कोई हवा आती है, कोई हवा आता है, कोई सांस चलती है, कोई सांस चलता है, कोई आत्मा जन्म लेती है, कोई आत्मा जन्म लेता है। इस तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और कहीं पे गर्मी और गर्मी, इस बर्तन और बर्तन, दोनों तरह के बहुआयामी, बहुत तरह से शब्दों का प्रयोग चल रहा था। लेकिन द्विवेदी युग में आने के बाद में भाषा का मानकीकरण, शब्दों को लेकर के नियम बनाए गए कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, और अगर कोई शब्द दो रूपों में प्रचलित है तो ये मान्यता दी गई शब्दकोशों के माध्यम से कि इसके दोनों रूप सही है, यानी मनमानापन खत्म हुआ। बोली और भाषा का एक जो अंतर है वो यहाँ पर आकर के दृढ़ हुआ। तीसरा, व्याकरण के नए नए ग्रंथों का निर्माण, द्विवेदी युग की विशेषता है ये। जब भाषा का मानकीकरण होता है तो उसके लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भाषा है वो तो इमारत है, व्याकरण उसकी नींव है। हम कोई भी बात, कोई भी चीज सुन करके कैसे बता देते हैं कि ये अशुद्ध कथन है, ये शुद्ध कथन है, उसका आधार क्या है? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके कारण, जिसके माध्यम से, जिसके अध्ययन से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो द्विवेदी युग में व्याकरण के ग्रंथों का निर्माण शुरू हुआ। अनुवाद कार्य की प्रवृत्ति। अब खड़ी बोली नई नई साहित्य की भाषा बनी तो खड़ी बोली में ग्रंथ कम थे। अब पढ़ने वालों की रुचि पैदा करने के लिए ग्रंथों की प्रचुरता की आवश्यकता पड़ी, तो संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के, आदि भाषाओं के महत्वपूर्ण और उस समय जनमानस में स्वीकृत ग्रंथों का खड़ी बोली में अनुवाद शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए किसी गरीब घर का लड़का या लड़की गवर्नमेंट जॉब में लग गए,
लेकिन अब बहुत समय की कमियां, बहुत समय का दारिद्र्य दूर करने के लिए वो EMI पे चीजें ला सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ला सकते हैं और धीरे धीरे उसका चुपतारा हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए कि संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघ संभवम का, कालिदास की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसका खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में अनुवाद किया। राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छी चीजें लिखी। श्रीधर पाठक ने शेक्सपियर के हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया। ट्रैवलर का एकांतवासी योगी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। और दूसरे का श्रांत पथिक नाम से ट्रैवलर का अनुवाद किया। इस तरह से बहुत सारी कृतियों के अनुवाद हुए। खुद भारतेंदु ने भी किया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियों का खड़ी बोली में अनुवाद करके हिंदी के पाठकों को पठनीय सामग्री उपलब्ध करवाने का काम इस युग ने किया। अब हमने उधर पढ़ा था राजाश्रय की प्रवृत्ति या देश प्रेम की भावना। भारतेंदु युग में देश प्रेम की भावना थी। राष्ट्रवाद बोला हो तो करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन द्विवेदी युग में राष्ट्रवाद आ गया। देश प्रेम एक अलग चीज है, राष्ट्रवाद एक अलग चीज है। देश प्रेम का मतलब होता है विश्व के सभी जगह के लोगों को अपने अपने देश से स्वाभाविक लगाव होता है। राष्ट्रवाद में अपने देश से सबको कमतर समझा जाता है। किसी दूसरे देश का झंडा कुत्ते की शक्ल में अगर हम दिखाकर उस देश का मजाक बनाते हैं तो हम ये कोई बहुत अच्छी दृष्टि अपनी नहीं बताते, संकुचित मानसिकता बताते हैं। राष्ट्रवाद में बुरा मत मानिएगा, ऐसा हो जाता है कि हमें अपने देश के सामने बाकी सारे देश फीके लगने लगते हैं। ये श्रेष्ठता बोध की प्रवृत्ति है, खुद को विश्व गुरु मानने की प्रवृत्ति है। लेकिन देश प्रेम में जैसे चिड़िया को अपना घोंसला अच्छा लगता है, आदमी साथ खंड में भटक के आके अपने छोटे से घर में आके आराम करना पसंद करता है, उस तरह से वैसे अगर हम लोग ग्लोबल विलेज की बात करें, पूरा विश्व एक समुदाय है, एक देश है, तो हमें हर देश से उसी तरह प्यार होगा। जैसे एक घर के अलग अलग कमरे हैं तो उस घर के लोगों को अलग अलग नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि घर कॉमन है, उसमें कमरे अलग अलग हैं सबके। ठीक उसी तरह धरती एक बड़ा घर है और सारे देश उसके अलग अलग कमरे हैं। हम बहुत छोटी सी हस्ती रखते हैं। अगर हम पूरे विश्व की का मानचित्र देखें और उसमें सब देश देखें, फिर अपना देश, अपना घर, अपना गांव, अपने मोहल्ले, अपने घर तक आए, अपने को देखें तो सुई के लोग बराबर भी नहीं। तो सबको स्वीकार्य करने का भाव होता है देश प्रेम में। सब अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ आकर के कट्टर राष्ट्रवाद आ गया कि बाकी सब हमसे कम है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। और भारतेंदु युग के कवियों में हास्य व्यंग की प्रवृत्ति थी। वो हंस करके बुरी बातों को भी बोलते थे। एक बड़ा शानदार छोटा सा मुहावरा है, बोलो हंस के मारो कस के। तो मुकरियों के माध्यम से अंग्रेजों का जो मजाक बनाया भारतेंदु ने, वो उस युग की खासियत थी। प्रताप नारायण मिश्री ने दांत, पेट, भौं, नाक इत्यादि निबंध लिखे, शीर्षक से ही देख लीजिए। भारतेंदु का एक निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। वो आज जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुल रही है कुकुर मुत्तों की तरह और जिस तरह बिजनेस कर रही है, उस पर वो सटीक व्यंग है उस समय। पढ़िएगा मेरे कहने से, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध है भारतेंदु का। इस युग के कवियों में गंभीर्य की प्रवृत्ति थी। ये अपनी बात गंभीरता के साथ कहते थे। द्विवेदी युग के कवियों में रीति काल की क्षीण मानसिकता, क्षीण प्रवृत्तियां थी। नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस द्विवेदी युग में नहीं थी, भारतेंदु युग में थी। द्विवेदी युग के कवियों में एक विशेषता पढ़ोगे, रीति की प्रवृत्ति का घोर विरोध। अब रीति की प्रवृत्ति में रीति काल की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रीति काल में श्रृंगार की अधिकता थी, काव्य में कामुकता का प्राधान्य था, अलंकारों का आतिश्य था, नायिका भेद की प्रवृत्ति थी,
लौकिकता ज्यादा थी, पारलौकिकता कम थी। हालांकि मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए उस युग को याद किया जाएगा। उस युग के कवियों ने इस जीवन में भी कुछ सुख है, इस पर ध्यान दिया था। द्विवेदी युग ने समस्त रीतिकालीन समस्त प्रवृत्तियों का विरोध किया है। रीतिकाल के कवियों में श्रृंगार की प्रधानता नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो रीतिकाल का विरोध करेगा उसमें एक चीज अपने आप आ जाएगी। वो एक चीज अपने आप क्या आ जाएगी? नैतिकता का स्वर। काव्य में नैतिकता का स्वर। द्विवेदी युग के काव्य की एक खासियत है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। क्या थे, क्या हो गए, क्या पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, इस पर हम विचार करें, ये इस युग के कवियों की बड़ी खासियत थी। अब भारतेंदु युग में मुक्तक काव्यों की प्रधानता थी। जब कवि किसी एक चीज को लेके नहीं चलता, जब वो समाज पे कुछ थोपना नहीं चाहता, तो सब अपने अपने तरीके का काव्य लिख रहे होते हैं, तो मुक्तक काव्यों की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप समाज में कुछ नैतिकता देना चाहते हैं, नैतिक प्रधान काव्य को आप उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। जब उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति आपके काव्य में आएगी, तो आपको उस संबंध में नायकों का हवाला देना पड़ेगा, पुरातन ग्रंथों की चर्चाएं करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी तार्किक बात है कि प्रबंध काव्यों की अधिकता। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्यों की अधिकता थी, द्विवेदी युग में प्रबंध काव्यों की अधिकता है। इस युग में हिंदी की मतलब खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में रचा गया। दूसरा महाकाव्य साकेत द्विवेदी युग में रचा गया। साकेत राम काव्य परंपरा का काव्य है, प्रिय प्रवास कृष्ण काव्य परंपरा का काव्य है। और इसके अलावा जयद्रथ वध, यशोधरा, बहुत सारे महाकाव्यों, खंड काव्यों यानी कि प्रबंध काव्य जिसको कहेंगे, उनका प्रचलन द्विवेदी युग में अधिकता से हुआ। इसके अलावा अपने काव्य के माध्यम से अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनका खुला विरोध करना। भारतेंदु युग के कवि बात बदलकर दूसरे शब्दों में विरोध दर्ज कराते थे, लेकिन द्विवेदी युग के कवियों ने बात नहीं बदली, पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला विरोध किया, कट्टरता के साथ विरोध किया। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था वो द्विवेदी युग की एक बहुत बड़ी खासियत थी। जब द्विवेदी युग की बात करते हैं तो हमें पंक्तियां याद आती है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसने स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां मानकर बहुत बार बताई जाती है, लेकिन ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है और द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। ये मातृभूमि के लिए लिखी गई काव्य पंक्तियां द्विवेदी युग में रचित है। द्विवेदी युग के कवियों को अपने देश के लिए मर मिटना बहुत अधिक पसंद था। उनकी कविताओं में खूब ये बातें आई हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। ये भी द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब किसी भी काव्य में दो तरीके की विशेषताएं होती है, चाहे वो कविता हो या युग हो, काव्य युग हो। एक तो होती है अभिव्यक्तिगत और दूसरी होती है शैलीगत, यानी भावगत और कलागत। एक तो कंटेंट में क्या नयापन है और दूसरा उसके वे ऑफ राइटिंग में क्या नया है।
लेखन शैली के रूप में अभी तक की जो विशेषताएं थी ये भारतेंदु युग की भावगत विशेषताएं थी। कलागत विशेषताओं में छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग और भाषा संबंधी विचार आता है। तो छंदों के बारे में यह युग अपने पहले के सभी युगों से अधिक समृद्ध था। अगर हम आदिकाल को छोड़ दें तो आदिकाल सर्वाधिक समृद्ध था परंपरागत छंदों के मामले में। आधुनिक काल में आते हैं तो द्विवेदी युग में वर्णिक और मात्रिक नवीन छंदों का न सिर्फ सृजन हुआ बल्कि सफल प्रयोग हुआ काव्यों में। अलंकारों का इस युग के काव्यों में सहज प्रयोग हुआ, ठूस कर अप्राकृतिक रूप से कहीं पर भी किसी कवि ने चेष्टा नहीं की। चूंकि श्रृंगारिक रचनाओं का बाहुल्य नहीं था तो अलंकार प्रियता की, अलंकार अतिशयता की प्रवृत्ति भी नहीं थी। इसके बाद भाषा, इस युग की भाषा एक नई दिशा की तरफ चल पड़ी थी। खड़ी बोली में काव्य सृजन तो होने ही लगा था, लेकिन साकेत तक आते आते भाषा में वर्णनात्मकता के बजाय चित्रात्मकता की प्रवृत्ति भी आने लगी थी। कहने का मतलब है कि आने वाली जो काव्य धारा थी, इसके बाद छायावाद की जो प्रवृत्ति थी, उसमें भाषा अपने चरम सौंदर्य पे थी। उसके पूर्ववर्ती लक्षण हमें द्विवेदी युग की कविताओं में नजर आने लगे थे। भाषा अगर युवा होती है वहां जाकर के छायावाद में, तो किशोर उम्र को तो प्राप्त कर चुकी थी। कुल मिलाकर द्विवेदी युग में हम बोल सकते हैं कि खड़ी बोली का साहित्य के सभी रूपों के लिए स्वीकृति, खड़ी बोली की अनुवाद कार्य की प्रवृत्ति, व्याकरण ग्रंथों का निर्माण, भाषा का मानकीकरण, राष्ट्रवाद का स्वर, उपदेश प्रधानता, समाज सुधार की प्रवृत्ति, मातृभूमि से प्रेम, छंदों और अलंकारों का सहज सौंदर्य, कुल मिलाकर ये हमारी द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं, जिसके साथ में हमने भारतेंदु युग का भी रिवीजन कर लिया। आप इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, मैं तो हर बार यही उम्मीद करती हूँ। और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हमें नाइस डे।